हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हमें आज करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं डायरेक्टली। के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड amalgamate to form a new company LK Limited. The financial position of these two company as at the date of amalgamation was as under. तो जिस दिन amalgamation होने वाला है उस दिन का डेट इन्होंने देख रखा हुआ है। तो के और एल का बैलेंस शीट हो गया ये, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है। वैसे एसेट्स में सारे एसेट्स की वैल्यू दे दी है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स भी है। एंड इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद ये नीचे नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें ये के लिमिटेड का डिटेल है और ये एल लिमिटेड का डिटेल है। पहला है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। दोनों ही शेयर 100 रुपये के है। मतलब के लिमिटेड का भी एक शेयर 100 रुपये का है फेस वैल्यू, और एल लिमिटेड का भी एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर हो गया और सिक्योर्ड लोन हो गया। तो भाई के लिमिटेड में डिवेंचर है और एल लिमिटेड में सिक्योर्ड लोन है, सिंपल। देन ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 3 चीज़ें बता दिया। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है और ये सिर्फ और सिर्फ के लिमिटेड में है। यहाँ पे एल लिमिटेड का कोई भी गुडविल की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। कैश इक्विवेलेंट हो गया भाई। एंड उसके बाद टर्म्स ऑफ एमलगमेशन के बारे में बात किया है। तो भाई अजम्पशन ऑफ ऑल लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी। तो एलके लिमिटेड, देखो एलके लिमिटेड बन रहा है के और एल लिमिटेड को मिला के, के और एल लिमिटेड को मिला के एलके लिमिटेड बन रहा है। तो एलके लिमिटेड क्या करेगी, सारी लायबिलिटी एक तो अज्यूम करेगी, सारे लायबिलिटी को टेक ओवर करेगी। उसके बाद इशू ऑफ 5 शेयर ऑफ ₹20 ईच इन एलके लिमिटेड। मतलब एलके लिमिटेड का एक शेयर है 20 रुपए का, एक शेयर है 20 रुपए का। तो हम ऐसा 5 शेयर देंगे, एलके लिमिटेड का 5 शेयर देंगे एट रुपीज 18 पेड अप, जिसका हम 18 रुपये पेड अप मानेंगे। मतलब 20 रुपये में से 18 रुपये हम क्या मानेंगे कि पे हो गया है, मतलब 2 रुपये पे हुआ नहीं है, ऐसा मानना है। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। ध्यान देना, थोड़ा टेक्निकल वर्डिंग्स है ना, थोड़ा डिफिकल्ट वर्डिंग है ये, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि हम 20 रुपये की शेयर को 18 पेड अप मान के 4 रुपये प्रीमियम पे दे रहे हैं। मतलब एक्चुअल में वो शेयर जो है ना वो 24 रुपये का हो गया। 24 रुपये में से 18 ही पेड अप है, मतलब 2 रुपये आना बाकी है। तो हम उसको ऐसा मानेंगे कि हमें सिर्फ 22 रुपये ही आया, 2 रुपये आना बाकी है। मतलब परचेस कंसिडरेशन पर्पज के लिए हम ये मानेंगे कि के लिमिटेड ने, एल लिमिटेड ने एल के लिमिटेड को सिर्फ और सिर्फ 24 में से 22 रुपये ही दिए हैं, जो शेयर हम अलॉट कर रहे हैं उनके शेयर होल्डर्स को, ठीक है। वैसे ही इशू ऑफ 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 each in LK Limited at 18 paid up at a premium of ₹4 per share for each equity shares held in both the company। तो भाई दोनों कंपनी में जो इक्विटी शेयर है, हर एक फॉर ईच इक्विटी शेयर, हर एक शेयर के लिए हम एलके लिमिटेड का 6 इक्विटी शेयर देंगे, 6 इक्विटी शेयर देंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये दोनों ही परचेस कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड, सच अमाउंट मतलब जो अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट, सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 6% डिवेंचर इन एलके लिमिटेड। एलके लिमिटेड का डिवेंचर हम देंगे, ऐसा अमाउंट देंगे एज इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज द 5% डिवेंचर इन के लिमिटेड। तो के लिमिटेड का जो डिवेंचर है उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम 6% डिवेंचर इशू करेंगे एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ओवर। टेक ओवर के बाद हम ऐसा करेंगे, ठीक है। टेक ओवर के बाद हम ऐसा करने वाले, इसके बारे में क्वेश्चन में दे दिया है। टेक ओवर के पहले नहीं एक बात हो रही है, टेक ओवर के बाद है। द एसेट्स लायबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल फॉर विच प्रोविजन एट 2%
एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली टू बी रेज्ड। तो इन्वेंट्री को भी प्रोविजन करना है, मतलब रिड्यूस करना है 2% से, और ट्रेड रिसीवेबल को भी 2.5% से रिड्यूस करना है, हमें इसका प्रोविजन बनाना है, ऐसा लिखा है। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड ₹20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड। मतलब ये कह रहा है कि के लिमिटेड का जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें ऐसा दिख रहा है कि एल लिमिटेड से उसको पैसा लेना है। मतलब एल लिमिटेड का ट्रेड पेबल में क्या दिखना चाहिए कि के लिमिटेड को एल लिमिटेड ने पैसा देना है, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये क्वेश्चन को पहले पढ़ के रखा है, तो आप यदि ये पढ़ेंगे कि प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड टू क्लोज देयर बुक्स, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पॉइंट भी रेलेवेंट नहीं है और ये वाला पॉइंट भी रेलेवेंट नहीं है हमारे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तभी रेलेवेंट है जब हम एलके लिमिटेड के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे तब। यहाँ वो बोल रहा है कि के लिमिटेड और एल लिमिटेड के अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। के लिमिटेड एल लिमिटेड अपनी कंपनी बंद कर रही है क्योंकि वो एमएलगेमेट होके नई कंपनी बना रही है एलके लिमिटेड। के लिमिटेड एल लिमिटेड यहाँ वेंडर कंपनी है और एलके लिमिटेड यहाँ पे परचेसिंग कंपनी है। एलके लिमिटेड के बुक्स में हमें एंट्री पास ही नहीं करनी है, हमें अकाउंटिंग करनी ही नहीं है। तो एलके लिमिटेड के हिसाब से सोचेंगे तभी ये, क्योंकि आफ्टर टेक ओवर अकाउंटिंग किधर होने वाला है, आफ्टर टेक ओवर अकाउंटिंग होने वाली है एलके लिमिटेड में। भाई के लिमिटेड के बुक्स में एल लिमिटेड का बैलेंस है, एल लिमिटेड के बुक्स में के लिमिटेड का बैलेंस है, तो इससे ये दोनों को कैंसिल करना होता है। इंटर कंपनी डेट हमें मालूम है, इन दोनों जो डेट है इंटर कंपनी डेट को हमें हटाना होता है इसका इफेक्ट। लेकिन ये किसके बुक्स में हटाना होता है, ये परचेसिंग कंपनी के बुक्स में हटाना होता है। जब हम एल के लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें के लिमिटेड का बैलेंस भी लिखेंगे, एल लिमिटेड का बैलेंस भी लिखेंगे। तो ऐसा दिखेगा कि के लिमिटेड को एल लिमिटेड से पैसा लेना है, एल लिमिटेड को के लिमिटेड को पैसा देना है, और हम है कौन, अब एल के लिमिटेड तो एक ही हो गई, तो दोनों आपस में थोड़ा ना पैसे देंगे। तो वहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का इफेक्ट में से हमें कैंसिल करना होता है। बट ये सब कब करते थे, जब एल के लिमिटेड के बुक्स में हमें अकाउंटिंग करनी होती थी तब करते थे, यहाँ वो करनी ही नहीं है। तो देखा जाए तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है और ये जो पॉइंट नंबर 6 है, सॉरी पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6, इसका ये क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस रहेगा नहीं, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स के रेलेवेंस रहेंगे। और ये जो देखोगे ना, तो इन एडिशन यहाँ लिखा हुआ था इक्विटी शेयर को, भैया नेसेसरी कैश शुड बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज। भाई इक्विटी शेयर दोनों ही कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर को हमें क्या करना है, कैश देना है। इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनी इन अकॉर्डिंग विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द बोथ द कंपनीज। तो भाई हम शेयर तो उनको अलॉट कर रहे हैं, लेकिन शेयर के अलावा हमें उनको कैश भी अलॉट करना है ताकि भैया शेयर होल्डर का जो अधिकार था उसको कोई नुकसान ना हो। और ये वैल्यू हमें निकालनी है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बेसिकली हमें क्या है, नेट असेट वैल्यू ही फॉलो करना होता है, और नेट असेट वैल्यू हमें निकालना होगा वैल्यूएशन के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट जो बोलेंगे ना पेमेंट मेथड हमारा काम नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट मेथड में ठीक है आपने प्रेफरेंस शेयर को कितना दिया डिटेल दे दिया, आपने इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसे देने वाले इसके भी डिटेल दे दिया, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कैश कितना देना है ये दिया क्या नहीं, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। और करके यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट मेथड से आप परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए नेट एसेट वैल्यू का भी इस्तेमाल करना होगा। और आईसीआई ने अपने सजेस्टेड आंसर में भी ये किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये बुक अगेन ये जो क्वेश्चन है वो आईसीआई बुक के इलस्ट्रेशन में है, उसके आंसर्स वहाँ दिए हुए हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब जो अकाउंट के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके जो आंसर्स होते हैं ना, तो पूरा आंसर हमें छपे मिलते हैं किताब में, तो कंप्लीट आंसर एक साथ हमें अंडरस्टैंड करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। और दैट इज वाई कि मैं इलस्ट्रेशंस के भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जो प्रोसेस है कि कौन से कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन सा पहले हमारा कैलकुलेशंस होंगे, सो दैट वो आप क्वेश्चंस को एक ओवरऑल जल्दी सॉल्व
कर सको। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमारे को इम्पोर्टेंट है यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन निकालना। तो परचेस कंसिडरेशन निकालने में देखो हम दो वर्किंग एक साथ करेंगे, दो वर्किंग हम नेट एसेट वैल्यू भी निकालेंगे एक साथ, और उसके लिए हमें परचेस कंसिडरेशन के दोनों मतलब साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हमें नेट पेमेंट से वैल्यू निकालने होंगे, तभी जाके हम एग्जैक्ट कैश अमाउंट कितना देना है उसका पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ये हमें निकालना है। अब इसमें देखो हम इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का पहले पॉइंट है, तो हम प्रेफरेंस शेयर पहले लिखेंगे कि हम प्रेफरेंस शेयर को क्या दे रहे हैं। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर के बारे में लिखा है इशू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच। तो चलिए अमाउंट का तो बाद में हम बात करते हैं, पहले कितने शेयर देने हैं इसका बात करते हैं। तो 5 शेयर देना है फॉर ईच शेयर हेल्ड इन बोथ द कंपनी। बोथ मतलब के और एल लिमिटेड में कितने शेयर है पहले चेक करो। तो के लिमिटेड का ये 8 लाख और 3 लाख है इक्विटी शेयर, और ये 4 लाख और 3 लाख है प्रेफरेंस शेयर, और दोनों कितने 100 रुपये की वैल्यू है, फेस वैल्यू। यदि हम के लिमिटेड की बात करें, हम यहाँ निकाल लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बल्कि हो जाएगा पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये के लिमिटेड है और ये एल लिमिटेड हो गया। इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर, तो यदि हम प्रेफरेंस शेयर एक जगह निकाल लेंगे और इक्विटी शेयर भी एक जगह निकाल लेते हैं। देखो 8 4 3 3 बराबर है कि नहीं है। तो 8 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो 8,000 आएगा, ये 4,000 आएगा, ये 3,000 और ये 3,000। इतने शेयर ऑलरेडी है, इतने शेयर ऑलरेडी है। ठीक है, अब एक शेयर 100 रुपये का है, तो हमने क्या किए, ये 8 लाख को 100 से डिवाइड करना है, सिंपल, ये हो गया। अब ये एग्जिस्टिंग है, शेयर्स टू बी इशूड, हम कितने शेयर इशू करेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन यदि करें तो प्रेफरेंस शेयर को और इक्विटी शेयर, ध्यान देना, दोनों ही कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सॉरी लिखने में कुछ गलती हुई है, प्रेफरेंस शेयर नीचे इक्विटी शेयर ऊपर है, मैं इसको ठीक कर लेता हूं। देखो ये इक्विटी शेयर होल्डर है और ये प्रेफरेंस शेयर्स है, और ये ठीक है। अब ध्यान दो, इक्विटी शेयर होल्डर को सेकेंड पॉइंट में बताया कितना शेयर देना है। यहाँ पे हम यदि प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो 5 शेयर देना है एक शेयर के लिए, तो 4,000 शेयर है, तो 4,000 शेयर के लिए कितना देना पड़ेगा, हमें अपना शेयर देना पड़ेगा बेटा 20,000, और इसको देना पड़ेगा बेटा 15,000, और इक्विटी वाले को देखो 6 इक्विटी शेयर देना है हमें ईच इक्विटी शेयर के लिए, तो ये 6 × 8 हो जाएगा 48,000 शेयर, और ये हो जाएगा 18,000 शेयर। समझे ये कैसा है, नंबर ऑफ शेयर आया कि भाई हमने 5 शेयर दिया है एक शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो भाई 4,000 का एक शेयर मतलब हो गया 4,000 शेयर हो गया, तो 4,000 शेयर है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 आया, 3,000 को करेंगे तो 15,000 आया। इसका अमाउंट निकाल लेते हैं अब। भाई यदि हम वैल्यू निकालें, वैल्यू निकाले प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू, ये कितना आएगा 20,000 × 22,
4,40,000, 15,000 इंटू 22, 3,30,000। वैसे ये यहाँ पे इक्विटी शेयर की भी वैल्यू निकाल लेंगे। 48,000 इंटू 22, ये हो गया 10,56,000, और 18,000 इंटू 22, तो ये हो गया 3,96,000। समझ रहा है? ये आ गई इनकी वैल्यूज। अब यहाँ पे इसका टोटल कर लो, 4,40,000। इसको एक मिनट, यहाँ पे कुछ पैसा हमें कैश में भी देना है, कुछ पैसा हमें कैश देना है, वो वैल्यू हमें निकालना है अभी बाकी। ये टोटल आ जाएगा परचेस कंसिडरेशन। अब वो जो निकालना है वैल्यू, उसके लिए हमें नेट एसेट कैलकुलेट करना है पहले। तो चलो हम अगला जो कैलकुलेशन करेंगे वो है नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए हमें मालूम है भाई, के लिमिटेड का सबसे पहले एसेट लिखेंगे, उसमें से लायबिलिटी माइनस कर लेंगे, जो जो एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर किया गया है। तो सारी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर किया है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो, वैल्यू जो चेंज था वो सिर्फ इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू में चेंज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पे लिखा है कि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल को 2% और 2.5% से क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। तो सिर्फ ये वैल्यू ही चेंज होगा, बाकी कोई भी एसेट की वैल्यू हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा लिखा है क्वेश्चन में वैसा ही ले लेना है। तो ध्यान दो भाई, यहाँ से एसेट की वैल्यू चालू है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो ये 1130 की वैल्यू है, सेम टू सेम है। देन ये इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है सिर्फ 80,000 का, और कैश बैंक और ये तो चेंज होते नहीं है। उसके अलावा तो यहीं दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री। तो सारे वैल्यू हमें लिखने हैं। लैंड बिल्डिंग हो गया, देन प्लांट मशीनरी और फर्नीचर है। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर भी है, सॉरी ये अलग अलग है। ये पूरे वैल्यू वहाँ लिखेंगे हम, देख लो कितना वैल्यू दिया हुआ है। $4,06,20,000 और ये 60,000, 4,05,000, 6,20 और 60,000 है। इधर की भी वैल्यू लिखेंगे। 3 और 5 और ये 20,000 हो गया, तो 3,00,000, 5,00,000 और 20,000। उसके बाद देखो, गुडविल दिया हुआ है 80,000, तो वो वैल्यू ले लेंगे हम।
अब करंट एसेट्स जो है हमें वो उसको कवर करना है। करंट एसेट्स देखो क्या क्या है। तो सबसे इसमें जो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है, तो इसमें क्या कहना था उसको कि चेंजेस करना है। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल में 2,25,000 और 2,75,000। ध्यान देना इसमें एडजस्टमेंट क्या था कि भाई प्रोविजन करना है 2% और 2.5% का। इन्वेंट्री पे है 2% और ट्रेड रिसीवेबल पे है 2.5%। इन्वेंट्री की वैल्यू 2,25,000 है और इधर 1,40,000 है। 2,25,000 2,25,000 इसे हम उसका 2% कर देंगे माइनस। ये आएगा 2,20,500। और वो था 1,40,000। 1,40,000 का 2% माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,37,200। ठीक है। फिर ये 2,75,000 और ये 1,75,000 है ट्रेड रिसीवेबल, और उसका हमें 2.5% माइनस करना है। 2,75,000 का 2.5% माइनस कर दो। और 1,75,000 का भी 2.5% माइनस कर दो। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लिख देंगे कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। यहाँ उन्होंने दिया है कि सारी एसेट लिया है, तो भाई सारे एसेट लिया है तो कैश भी लिया है। और नॉर्मली एमलगमेशन में वैसे ही होता है, जब मतलब ये मर्जर के केस में मैंने बताया था कि सारे एसेट और सारे लायबिलिटी लेना कर जरूरी है। ये एक तरीके से मर्जर है। आप बोलोगे कि सर इसमें तो वैल्यू चेंज है, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से मैंने बताया था यदि थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करना पड़े तो चलता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू चेंज है इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से चेंज हो सकता है। चलो इसकी वैल्यू देख लेते कितना है। ये दिया हुआ है, हम टोटल लिख सकते थे पर अब चलो यहाँ खुली है। 1,20 और 41,375, 1,20,000 और 41,375 है यार। फिगर भी ऐसे दिया है। ये इसका हो गया। एल लिमिटेड का भी देख लेते हैं। ये हो गया 55,000 और 17,175। 55,000, 17,175। बस लाइबिलिटी में देख लो तो 2 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल है इधर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का डिटेल यहाँ दिया हुआ है कि भाई 5% डिवेंचर है और सिक्योर्ड लोन है, 2-2 लाख रुपए है। एक पे डिवेंचर है, एक में सिक्योर्ड लोन है। तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमें। पहले तो इसका क्या आएगा, जो भी टोटल आएगा लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ माइनस करेंगे उसको कि जो 5% डिवेंचर है वो ये कंपनी में है बस, और जो सिक्योर्ड लोन है वो इधर नहीं है, वो ये कंपनी में है। और ये माइनस, ये सारे फिगर माइनस वाले हैं। फिर हम यहाँ पे जो ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल देखो 1 लाख और ये 2,10,000 है। 1 लाख और 2,10,000 वो वैल्यू लिख लेंगे। बस लायबिलिटी इतना ही है। तो ये सारे लायबिलिटी हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस। एक बार इसका टोटल कर लेते हैं ऊपर का।
4,50,000 प्लस 6,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 2,20,500 हो गया प्लस 268,125 प्लस 1,20,000 प्लस 41,375। ये आ गया बेटा 18,60,000। वैसे ही इधर साइड का टोटल कर लेते 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,37,200 प्लस 170,625 प्लस 55,000 प्लस 17,175। तो ये आ गया 12 लाख। इसमें से ये लाइबिलिटी का टोटल माइनस करना है, तो ये एसेट है। ये 3 लाख वैल्यू हम माइनस कर लेंगे और ये कितना हो गया 4,10,000 वैल्यू माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद ये आ जाएगा नेट एसेट। $18,60,000 में से 3 लाख माइनस कर दिए हमने, तो ये आ गया 15,60,000। मैं बताऊंगा यहाँ डिवेंचर की वैल्यू में हमने कोई चेंजेस नहीं लाए जैसा वो क्वेश्चन में दिया था, क्योंकि वो आफ्टर टेक ओवर एडजस्टमेंट है, बिफोर टेक ओवर नहीं है। टेक ओवर के लिए 2 लाख वैल्यू ही एग्री किया गया है। 12 लाख माइनस 4,10,000 7,90,000। ध्यान देंगे अभी ये पैसा हमें देना था। अब हम देखेंगे कि हम दे कितना रहे हैं। यहाँ देखो, हम 4,40,000 प्लस 10,56,000, तो के लिमिटेड को हम टोटल कितना दे रहे हैं 10,56,000 दे रहे हैं। के लिमिटेड को हम टोटल 14,96,000 रुपये दे रहे हैं, दोनों मिला के। प्रेफरेंस शेयर को 4,40,000 दे रहे हैं, इक्विटी शेयर को 10,56,000 दे रहे हैं। अब दोनों शेयर को कंबाइन करेंगे तो ये आता है वैल्यू 14,96,000। तो हम 14,96,000 का इक्विटी शेयर दे रहे हैं। शेयर्स जो हम अपने इशू कर रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू हो रही है 14,96,000 प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों मिला के। वैसे एल लिमिटेड में देखो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो एल लिमिटेड में 3,30,000 तो जा रहा है प्रेफरेंस शेयर को, और 3,96,000 का इक्विटी शेयर हो गया, तो भाई 7,26,000 रुपये हो गया। 7,26,000 बराबर। तो बचा हुआ पैसा हमें क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। ये इसका मतलब है कि भाई शेयर होल्डर का अधिकार इतना है, तो बचा हुआ हमें क्या देना है, उनको कैश देना है। प्रेफरेंस शेयर को नहीं जाएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो किसको जाएगा, इक्विटी शेयर को जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे 15,60,000 में से 14,96,000 माइनस कर दो, ये 64,000 के लिमिटेड को देंगे हम कैश में, और 7,90,000 में से 726 माइनस कर देंगे, ये भी 64,000 यार, बढ़िया काम है यार। तो ये 64,000 मतलब ये दोनों को 64,000 हम और कैश देंगे एडिशनल, दोनों ही कंपनी पे। तो ऐसा 4,40,000 प्लस 10,56,000 प्लस 64,000, ये हो गया 15,60,000। वैसे ये 3,30,000 प्लस 3,96,000 प्लस 64,000, ये हो गया 7,90,000। इन शॉर्ट ये जितना नेट एसेट आ रहा है, यहाँ जितना नेट एसेट आ रहा है उतना पैसा हमें उनको देना है।
प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर मिला के, और उसमें से हमने दे दिया इतना, इतने की वैल्यू हमने दे दिया 22 रुपीज़ पेड अप करके, बचा हुआ जो 64,000 है वो हमने दिया नहीं, तो वो हमें उनको देना था। ठीक है, और वो कैश में जो अल्टीमेटली किसको जाना है हमें पता है, वो किसको जाना है, इक्विटी शेयर को जाना है, क्योंकि ये पॉइंट इक्विटी शेयर में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कि भाई परचेस कंसिडरेशन कैसा कैलकुलेट करना है। उसके बाद अब इसमें क्या है, अकाउंटिंग अब शुरू होता है। अभी तक हम वर्किंग नोट ही बना रहे थे बाबू। ठीक है, तो अब इसमें हम अकाउंटिंग हमें के लिमिटेड के बुक्स में भी करना है और एल लिमिटेड के बुक्स में भी करना है। तो हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड। पहले के लिमिटेड का देख लेते हैं, बाद में अकाउंटिंग हम एल लिमिटेड में करेंगे। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट को ट्रांसफ़र कर देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कंसिडरेशन आएगा प्रेफरेंस शेयर को दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर का कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो। इतना ही करना है, ज़्यादा सारे लेजर वगैरह बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल बनाएंगे। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके बाद एक हम बना लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। इधर हम एक बना लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर वैसे ही इन द बुक्स ऑफ एल लिमिटेड हम करेंगे, वहाँ पे भी हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। वहाँ हम बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ध्यान दो बेटा, सारे ही जो एसेट्स है, सारे जो एसेट है वो जो बुक वैल्यू पे है, ध्यान देना है, जो बुक वैल्यू पे एसेट है वो सारे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट हो जाता है और एसेट को क्रेडिट हो जाता है। और वैसे ही सारी लाइबिलिटी जो है, जो टेक ओवर किया गया है, वो लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट हो जाता है और वो लाइबिलिटी पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम अभी के लिमिटेड के हिसाब से पहले करेंगे। तो इसमें देखो 4.5, 6, 20 और 60,000, यहीं से देख के लिखेंगे, बढ़िया पास पास है। सब लाइन से यहीं लिख के रखे थे हमने, सारे एसेट यहाँ लिख के रखे थे के लिमिटेड का। ये सारे एसेट रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू दी हुई है 4.5 लाख। उसके बाद है प्लांट मशीनरी, ये हो जाएगा 6,20,000। फर्नीचर 60,000 की है। गुडविल भी ले लेके भाई 80,000 की। इन्वेंट्री, ध्यान देना है, इन्वेंट्री की ये वैल्यू नहीं लेंगे, बुक वैल्यू लेना होता है कभी भी, ये रीवैल्यूड वैल्यू नहीं। ये परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेशन के लिए बस रहता है। इन्वेंट्री की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ये 225 और 2,75,000 ट्रेड रिसीवेबल, 225 और 2,75,000 ट्रेड रिसीवेबल। ये वैल्यू में चेंज नहीं करना है। यहाँ देखो ये वैल्यू चेंज थे, हम चेंज वैल्यू नहीं लेते हैं, हम रियलाइजेशन अकाउंट में जो अपनी बुक वैल्यू वो पूरा ट्रांसफर करते हैं, ये ध्यान में रखना है।
बस बचा हुआ ये, सॉरी ये भी कैश एट बैंक कितना है, 1,20,000 कैश इन हैंड हो गया, ये हो गया 41,375। वैसी सारी लाइबिलिटी यहाँ लिख देंगे। तो भाई डिवेंचर था, डिवेंचर भी ले लिया गया है ना, और ट्रेड पेबल को भी ले लिया था। ट्रेड पेबल कितना था, 1,00,000। अब हम परचेस कंसिडरेशन की एंट्री कैसा लेते हैं, तो भाई हमें एलके लिमिटेड को डेबिट करना है। अब यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, मैंने एक गलती कर दी है अपना अकाउंट बनाने में, पर गलती को मैं ठीक कर लूँगा अभी। मैं यहाँ इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, कम करूँ कि ज़्यादा करूँ, इसको मैं बाद में लिख लूँगा, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। यहाँ हमें एक और लेजर बनानी है, एलके लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड बना रहे हैं हम। तो हमें के लिमिटेड को डेबिट करना है पूरा परचेस कंसिडरेशन से, ध्यान देंगे पूरा परचेस कंसिडरेशन से डेबिट करना है। परचेस कंसिडरेशन जो हमारा निकला है वो वैल्यू है 15,60,000 और 7,90,000। 15,60,000 और 7,90,000 है, तो हम 15,60,000 से एलके लिमिटेड को डेबिट करेंगे। और अभी भैया किसको क्रेडिट करना है, ये क्रेडिट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट को, बराबर है। 15,60,000 हमें एलके लिमिटेड से लेना है और रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। मतलब भाई इतना एसेट्स गए हमारे, ये लायबिलिटी उन्होंने ले लिया तो नेट करके ही वैल्यू दिया हमें। अब ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लो कि भाई प्रेफरेंस शेयर का सेटलमेंट भी कर लेना चाहिए। कभी भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले आपने हमेशा प्रेफरेंस शेयर का भी फाइनल एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को डेबिट करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाए एक, तो उसकी बैलेंस कितना है भाई, क्वेश्चन में देखो 4,00,000 रुपए, बराबर है। तो 4,00,000 इसको क्रेडिट कर दो, है ना। अब हम इसको कंसिडरेशन, जो परचेस कंसिडरेशन निकला है उसके हिसाब से देखोगे तो भाई प्रेफरेंस शेयर को तो हमें 4,40,000 रुपये देना है। 4,40,000 की हिस्सा, ये जो 15,60 है उसमें से 4,40 का हिस्सा किसका है, प्रेफरेंस शेयर का है। तो भाई 40,000 और हम इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा मिल रहा है, और ये हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन को, क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूडेड है ना, 15,60 में 40,000 एक्स्ट्रा, इसलिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करके वो अकाउंट को ठीक करेंगे। समझ में आया क्या ये एक्सेस अमाउंट है, उसको सिर्फ 4,00,000 नहीं जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर को 4,40,000 जाएगा परचेस कंसिडरेशन के हिसाब से। और ये तो हमारे हमको एलके लिमिटेड तो 15,60 की वैल्यू देगी, हमारे बुक्स में एडजस्टमेंट कैसा होगा, तो भाई हम ये 40,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो अल्टीमेटली वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो यही से कम होना चाहिए, तो रियलाइजेशन को इसलिए डेबिट हो जाएगा और इसको क्रेडिट हो जाएगा। अब ये अकाउंट में 4,40,000। अब देखो एक तो उससे क्या क्या है ले लो भाई, एलके लिमिटेड से क्या आया अपने पास वो चेक करो। एलके लिमिटेड से जो आया वो चेक करते हैं। एलके लिमिटेड से एक तो हमें आया भाई कि प्रेफरेंस शेयर इन एलके लिमिटेड, बराबर है, इसकी वैल्यू आई है 4,40,000। तो उसके बाद हमें आया है इक्विटी शेयर इन एलके लिमिटेड, इसकी वैल्यू हमें आई थी 10,56,000। और हमें कैश आया है 64,000। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा पैसा आ गया 15,60,000, बराबर है। ये तीनों चीज़ें आई।
तीनों के अकाउंट बनाना है बना लो, वैसे ज़रूरत नहीं, चलो बना लेते हैं। प्रिफरेंस शेयर इन एलके लिमिटेड, ये अकाउंट हम बनाए और इसको डेबिट कर लिए 4,40,000 और एलके लिमिटेड को भैया क्रेडिट हो गया। वैसे ही एक बनेगा अकाउंट इक्विटी शेयर इन एलके लिमिटेड और इसको भी डेबिट हो गया 10,56,000। ये छोटे अकाउंट रहेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ होने वाले नहीं है। और कैश अकाउंट में रख लो तुम 64,000 रुपये, इसको मिटाई लेते हैं, फिर से बना लेंगे अपन। हट, तू भी हट जा बेटा, ध्यान दो। हम एक कैश अकाउंट बना लेंगे और कैश अकाउंट में भी हमें एलके से आया पैसा 64,000। देखो हम के लिमिटेड के हिसाब से सोच रहे हैं अभी, बाजू वाला एल लिमिटेड का पैसे की अकाउंटिंग इधर नहीं करेंगे। हाँ, वो एल लिमिटेड के बुक्स में सेपरेट होगा, ये हर चीज़ एल लिमिटेड के बुक्स में बनेगा। अब ध्यान दो भाई, ये जो बैलेंस शीट है तो उसमें से आपने क्या किया, ध्यान देना है कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, ये पूरे वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो एसेट साइड का पूरा अकाउंट का ट्रीटमेंट हो गया, ये लायबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो गया। अब इसका क्या करना, तो ये पैसे में दो चीज़ थे, एक प्रीफरेंस शेयर है था, एक इक्विटी था, और ये रिजर्व सरप्लस है। तो ये पैसे किसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शेयर होल्डर को। तो ये कर लेंगे हम 12 लाख और 371 में से 8 लाख रुपये इक्विटी शेयर का है। तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट, और 8 लाख इसको हो जाएगा क्रेडिट, बराबर है। वैसे ही कि ये जो रिजर्व सरप्लस है 371,375 का, 371,375 बढ़िया हो गया ना। ये रिजर्व सरप्लस भी किसको जाएगा, इक्विटी से को जाता है, प्रेफरेंस को नहीं जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को जाता है। ये वैल्यू आ गई है ना। प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस शेयर में डाल दो, तो हमने किए वो 4 लाख, देखे ना इधर 4 लाख लाए थे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिए। होल्डर मतलब अब उनको जाना है पैसे अल्टीमेटली, ये हो गया। अब इतना होने के बाद भैया ये जो आया हमारे पास 4,40,000 रुपये, ये दे दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये हम अभी अपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको क्या करेंगे, बांट देंगे पूरे पैसे 4,40,000। शेयर है, पैसे नहीं है, ये शेयर है। तो ये, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर दो। यहाँ ध्यान रखना है, जब तक प्रेफरेंस, सारे बाहर वाले लाइबिलिटी, इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी जब तक क्लोज नहीं होता तब तक रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं करना, शांति से। अदरवाइज इफेक्ट बाद में उसका आ सकता है कुछ भी। तो इसका डेबिट का टोटल कर लेते हैं हम, तो 4,50,000 प्लस 6,20,000। देखो इतना टाइम पास नहीं करना, सारे एसेट तो टेक ओवर कर लिया। तो सारे एसेट का टोटल की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 18,71,375, 18,71,375, ये यहीं पे वही है। सारी एसेट अपने डाल दिए ना, रियल थोड़ा शॉर्टकट मारो ना। तो और प्लस 40,000 एक्स्ट्रा आई है, वो जोड़ दो उसके अंदर और उसमें से वैल्यू माइनस कर लो, 3 लाख माइनस 15,60,000। तो भाई ये 51,375 का लॉस है, ये इक्विटी शेयर होल्डर झेलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट पे लॉस है 51,375 का, रियलाइजेशन लॉस बोलेंगे हम उसको। तो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर दो। अब ध्यान दो, 8 लाख है प्लस 371,375, हमें देना है इसको 11
71,375 रुपये। क्या हमारे पास इतने पैसे है क्या? एक तो 10,56,000 का शेयर है तो वो दे दो, इक्विटी शेयर इन एलके। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और ये भाई 64,000 कैश है, वो भी दे दो। उसके लिए था ना 64,000 जो हमने कैश लिए थे, वो था किसके लिए? इसके लिए था। अब देख लो भाई, ये टोटल उतना ही आना चाहिए, नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएंगी। 51,375 माइनस कर लेते, 10,56,000, ठीक है, तो उतना ही आ रहा है। इस तरीके से के लिमिटेड की बुक्स क्या होती है, क्लोज होती है। अब मैं एल लिमिटेड का नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही करना है एल लिमिटेड का, समझ में आया? एल लिमिटेड का भी ऐसा ही करना है, सेम टू सेम, बिल्कुल कोई चीज़ में फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ 3,30,000 है, तो भाई 30,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में बस ध्यान में रखना है, यहाँ पे 30,000 डेबिट होगा 40,000 की जगह। बाकी सब कुछ इसी तरीके से आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाओ, एलके लिमिटेड अकाउंट बनाओ, देन इक्विटी शेयर इन एलके लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर इन एलके लिमिटेड और कैश अकाउंट। इतने अकाउंट आप भी बनाओ और एल का अकाउंटिंग करो उस तरीके से। वो उतना कर लेंगे तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से हो जाएगा सॉल्व। अकाउंटिंग करने के बाद आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल में इसका आंसर दिया हुआ है, वहाँ से आप एल का मैच कर लो, ठीक है। के का मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि पूरे एक ही चीज़ रिपीट करके मतलब नहीं है, समय बर्बाद होता है। तो आप उसको कर लेंगे, मुझे इसका उम्मीद है। ये क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम अभी अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर में ये क्वेश्चन ख़त्म होते ही काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।